सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? सर अभी ऐड नहीं हुआ। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हम लोग कि सर जॉन शोर के पीरियड में एक क्वेश्चन आता है कि पहला चार्टर कानून 1793 में सर जॉन शोर के काल में ही लागू हुआ था। थोड़ा इस चार्टर कानून के बारे में जाने। पहला जो क्वेश्चन आता है, चार्टर का मतलब होता है इंग्लैंड के राजा द्वारा दिया गया आदेश। दूसरा क्वेश्चन आता है कि चार्टर कानून 4 बार लाया गया। तीसरा क्वेश्चन आता है कि चार्टर कानून प्रत्येक 20 वर्ष पर लाया जाता था। कहने का मतलब है कि पहला चार्टर कानून 1793 में आया, तो समझने वाली बात है कि दूसरा चार्टर कानून 1813 में आएगा, तीसरा चार्टर कानून 1833 में आएगा और चौथा और अंतिम चार्टर कानून 1853 में आएगा। जो पहला चार्टर कानून था यानी 1793 का चार्टर कानून, इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अगले 20 साल तक के लिए व्यापार और शासन करने का अधिकार दिया गया था। तो यही क्वेश्चन आता है कि पहला चार्टर कानून किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लाया गया? आंसर होगा सर जॉन शोर। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर जॉन शोर के शासन काल में ही उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को लिखकर भेजा था कि भारत में हर रविवार को छुट्टी की घोषणा की जाए, किंतु उसके इस सुझाव को अंग्रेजों ने नहीं स्वीकार किया था। तो यहीं से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन जान ले हम लोग कि सर जॉन शोर के सुझाव पर रविवार को छुट्टी तो नहीं दी गई, किंतु बाद में 1843 से यानी 1843 से भारत में प्रत्येक रविवार को छुट्टी की घोषणा को स्वीकार कर लिया गया। यानी संडे को छुट्टी हमारे देश में 1843 से होता है। ये सर जॉन शोर का कार्यकाल है। अगला गवर्नर जनरल पढ़े हम लोग, वो लॉर्ड वेलेस्ली है। लॉर्ड वेलेस्ली जिसका कार्यकाल लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1799 से 1805 तक था। वह पहला क्वेश्चन कि वह अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, टाइगर ऑफ बंगाल अपने को कहता था। वह भारत का सबसे युवा गवर्नर जनरल था, सबसे कम एज का गवर्नर जनरल था। भारत में जब वो गवर्नर जनरल बना था तो उसकी उम्र मात्र 36 वर्ष की थी।
वेलेस्ली से कई क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन, वह पहला गवर्नर जनरल था जिसने कि भारत में समाचार पत्रों पर रोक लगा दी थी, सेंसरशिप लगा दी थी। भारत के समाचार पत्रों पर सेंसर लगाने वाला पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। लॉर्ड वेलेस्ली की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि सहायक संधि को स्वीकार करना था। उसने भारतीय राज्यों को अंग्रेजों के अधीन करने के लिए एक संधि तैयार की जिसको सहायक संधि कहा जाता है, सब्सिडरी अलायंस। और इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय राज्य हैदराबाद था। क्वेश्चन आता है ये, हैदराबाद ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया, अन्य भारतीय राज्यों ने भी हस्ताक्षर किया, किंतु अगला क्वेश्चन जाने हम लोग, टीपू सुल्तान एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। टीपू सुल्तान जो मैसूर के शासक थे, उन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। उनका एक कथन है, क्वेश्चन आता है यहाँ कि इस संधि पर हस्ताक्षर करने का मतलब होगा अंग्रेजों की गुलामी, और अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार करने से बेहतर है एक सिपाही की तरह अंग्रेजों से लड़ते हुए मर जाना। ये कथन टीपू सुल्तान का है। सो टीपू सुल्तान ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया और इस कारण से 1799 में अंग्रेजों और मैसूर के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध को चतुर्थ अंग्रेज मैसूर युद्ध कहा जाता है। चतुर्थ अंग्रेज मैसूर युद्ध। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर के अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। हालांकि मैसूर का जो भूतपूर्व शासक वर्ग था, वाडियार वंश, लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर के कुछ इलाके को वाडियार राजाओं को लौटा दिया, लेकिन अधिकांश क्षेत्र पर लॉर्ड वेलेस्ली ने अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित कर दिया। और ध्यान रखिए हम लोग, जिस क्षेत्र पर उसने कब्जा किया वहां एक इलाका था कुर्ग। इस क्षेत्र को अंग्रेजों ने भारत में कॉफी पैदा करने वाला इलाका बनाया। भारत में कॉफी प्रोडक्शन करने का पहला क्षेत्र कुर्ग था, जो अभी अंग्रेजों के नियंत्रण में आता है। लॉर्ड वेलेस्ली ने दक्षिण भारत में तंजौर क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया और तंजौर क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने मद्रास राज्य की स्थापना की। यानी मद्रास राज्य की स्थापना दक्षिण में लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में ही डेवलप किया गया। लॉर्ड वेलेस्ली ने मराठों से भी सहायक संधि की। जो मराठों का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय, उसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ 1802 में जो सहायक संधि की, इसको बेसीन की संधि कहा जाता है। एक बार फिर समझ ले हम लोग, मराठों के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1802 में अंग्रेजों से सहायक संधि की। इसे बेसिन की संधि के नाम से भी जाना जाता है। और इस संधि को मराठों के कई सरदारों ने स्वीकार नहीं किया और इस कारण से
अंग्रेजों और मराठों में युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध को द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध कहा जाता है। एक बार ध्यान रखें हम लोग, द्वितीय मराठा बेसिन की संधि 1802 और 1802 से ही अंग्रेजों और मराठों में युद्ध शुरू हुआ, जिसको द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जाने हम लोग। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1803 में पहली बार दिल्ली पर कब्जा किया। मराठों से दिल्ली छीना, यानी अंग्रेजों को पहली बार दिल्ली पर कब्जा 1803 में मिला। ये क्वेश्चन भी आता है। अब अगली बार जाने हम लोग कि लॉर्ड वेलेस्ली ने एक और कार्य किया था। उसमें कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना की, फोर्ट विलियम कॉलेज। 1800 ईस्वी, फोर्ट विलियम कॉलेज। थोड़ा इस कॉलेज के बारे में जानकारी ले लें आप लोग। यह कॉलेज सामान्य विद्यार्थियों के लिए नहीं खोला गया था, बल्कि इस कॉलेज में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देती थी। आप कह सकते हैं ऑफिसर ट्रेनिंग कॉलेज था ये। 1800 ईस्वी में खोला गया, किंतु इस कॉलेज का नाम फोर्ट विलियम कॉलेज था। किंतु यह कॉलेज 2 वर्षों में बंद हो गया। 1802 में बंद हो गया और बाद में लंदन में पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक कॉलेज खोला गया, जिसका नाम था हेल्सबरी कॉलेज। हेल्सबरी कॉलेज। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली का शासन काल है। लॉर्ड वेलेस्ली 1805 में भारत से वापस चला जाएगा और अंग्रेजों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोबारा बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। ध्यान रहे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसा एकमात्र व्यक्ति है जिसको भारत में 2 बार गवर्नर जनरल बनने का मौका मिला था। किंतु 1805 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनेगा, वह ज्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ईस्ट इंडिया कंपनी का एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी मृत्यु भारत में हो जाएगी और उसे भारत में ही गाजीपुर में उसे दफना दिया जाएगा। और जहां उसको दफनाया जाएगा उसको लाट साहब का मकबरा कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर नामक स्थान पर है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु के बाद अगले 2 वर्षों तक बंगाल का गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो को बनाया गया। सर जॉर्ज बार्लो को बनाया गया। इसके काल में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो था, उसके काल में मद्रास का गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ध्यान रहे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बाद में
बंगाल का गवर्नर जनरल भी बनेगा, भारत का गवर्नर जनरल भी बनेगा, लेकिन अभी वो मद्रास का गवर्नर है। उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को दाढ़ी रखने, माथे पर तिलक लगाने और कानों में बालियां पहनने पर रोक लगा दिया गया था। और उसके इस आदेश के विरोध में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को वेल्लोर विद्रोह कहते हैं, वेल्लोर विद्रोह। मद्रास के पास सिपाहियों ने वेल्लोर विद्रोह कर दिया था। क्वेश्चन आता है ये, 1807 में सर जॉर्ज बार्लो के स्थान पर एक नया गवर्नर जनरल आया बंगाल का, लॉर्ड मिंटो। ध्यान रखें हम लोग, लॉर्ड मिंटो नामक भारत का 2 गवर्नर जनरल होगा। दोनों 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। एक अभी बनेगा लॉर्ड मिंटो, जो 1807 से 1813 तक बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा, और एक लॉर्ड मिंटो 1905 में लॉर्ड कर्जन के बाद भारत का गवर्नर जनरल बनेगा, जो 1910 तक रहेगा। दोनों अलग अलग व्यक्ति। इसलिए पुस्तकों में अभी जिस लॉर्ड मिंटो को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इसको लिखा जाता है लॉर्ड मिंटो प्रथम, और बाद वाले लॉर्ड मिंटो को लॉर्ड मिंटो द्वितीय कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में 2 क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड मिंटो ने पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1809 में अमृतसर की संधि कर ली थी। फिर से समझे हम लोग, 1809 में अंग्रेजों ने पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि कर ली। और एक क्वेश्चन इस संधि से और भी आता है, 2 क्वेश्चन आता है इससे और, कि अमृतसर की संधि से चार्ल्स मेटकाफ नामक एक अंग्रेज पदाधिकारी ने हस्ताक्षर किया था। फिर से सुने आप लोग, 1809 के अमृतसर की संधि पर अंग्रेजों की ओर से एक अंग्रेज पदाधिकारी चार्ल्स मेटकाफ ने सिग्नेचर किया था। यह जो चार्ल्स मेटकाफ है, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। यह बाद में भारत का गवर्नर जनरल भी बनेगा। जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत से त्याग पत्र देकर 1835 में इंग्लैंड वापस चला जाएगा, तो इसी चार्ल्स मेटकाफ को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, और चार्ल्स मेटकाफ भारत के समाचार पत्रों पर से सारा प्रतिबंध हटा देगा। इसीलिए चार्ल्स मेटकाफ को भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकाफ क्या हुआ? चार्ल्स मेटकाफ को भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आता है, वही चार्ल्स मेटकाफ अभी 1809 में अंग्रेजों के पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि कर रहा है। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसने आप इसी के शासनकाल में दूसरा चार्टर कानून पारित हुआ। दूसरा चार्टर कानून 1813 में। ये जो दूसरा चार्टर कानून है, यह
इससे कुछ क्वेश्चन आता है, समझ ले हम लोग। यह जो दूसरा चार्टर कानून है, इसके द्वारा व्यवस्था की जाती है कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। हजारों बार ये क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार इसी चार्टर कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया। दूसरी बात जाने हम लोग कि इस 1813 के चार्टर कानून द्वारा भारत में अंग्रेजों को यह आदेश दिया गया कि वे भारत में शिक्षा के विषय पर 1 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष खर्च करेंगे। याद रहे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शिक्षा के विषय पर प्रत्येक साल 1 लाख रुपया खर्च करना होगा। ये व्यवस्था भी इसी चार्टर कानून में था। और तीसरी महत्वपूर्ण बात थी कि अब ईसाई मिशनरीज यानी ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने का परमिशन इसी चार्टर कानून द्वारा दिया गया। ये 1813 का चार्टर कानून है। 1813 में एक नया गवर्नर जनरल बंगाल का आएगा। अब अगले गवर्नर जनरल के बारे में जाने हम लोग, वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिसको बाद में मार्क्वेज ऑफ हेस्टिंग्स के नाम से भी जाना जाएगा। शुरुआत में इसका नाम लॉर्ड हेस्टिंग है। आप लोग कंफ्यूज नहीं करें, हम लोग इसके पहले वॉरेन हेस्टिंग को पढ़ चुके हैं। वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग 2 अलग व्यक्ति हैं। लॉर्ड हेस्टिंग के काल का क्वेश्चन सब जाने हम लोग। लॉर्ड हेस्टिंग ने नेपाल के गोरखा लोगों से युद्ध किया। गोरखा लोगों से नेपाल, अभी हम लोग देखते भी हैं कि नेपाल से भारत का विवाद चल रहा है। यह विवाद का जन्म इसी समय हुआ था। अभी जो हम लोग हेस्टिंग को पढ़ रहे हैं, इसी समय का यह विवाद है। भारत का जो पर्वतीय इलाका है, हिमाचल प्रदेश से लेकर पूर्वी भारत के क्षेत्र तक, जितने भी हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र थे, जहां अभी भारत का सारा महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है, वह पहले नेपाल के कब्जे में चला गया था। शिमला, डलहौजी, ऊटी, देहरादून, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये जितने हिल स्टेशन अभी आप अपने देश का जानते हैं, ये सारा हिल स्टेशन के गोरखा के कंट्रोल में था। और लॉर्ड हेस्टिंग ने इन सभी हिल स्टेशंस को प्राप्त करने के लिए गोरखाओं से युद्ध किया और गोरखाओं को पराजित किया। गोरखाओं को पराजित किया। यह युद्ध बड़ी कठिन युद्ध था। बाद में हेस्टिंग ने नेपाल से गोरखाओं से एक संधि कर ली, जिसको सुगौली की संधि कहा जाता है। ध्यान रहे, नेपाल और अंग्रेजों में एक संधि हुई, सुगौली की संधि। अंग्रेजों ने ये सारा हिल स्टेशन कब्जा कर लिया और इस सुगौली की संधि के द्वारा भारत और नेपाल के बीच में एक फेंसिंग कर दिया गया, एक बाड़ लगा दिया गया, एक निशान दे दिया गया। और नेपाल के गोरखा लोगों को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना में एक गोरखा रेजिमेंट का गठन किया, अर्थात
सेना की एक टुकड़ी बनाया जिस टुकड़ी में गोरखा लोगों को रोजगार दिया जाने लगा। इसको गोरखा रेजिमेंट कहा जाता है। ये सुगौली की संधि थी। लॉर्ड हेस्टिंग की ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। लॉर्ड हेस्टिंग ने उससे एक और क्वेश्चन आता है जिसको पिंडारी लुटेरों का दमन कहा जाता है। ये भी जान ले हम लोग। पिंडारी उत्तर भारत के डकैतों का एक गिरोह था, लुटेरों का एक गिरोह था पिंडारी। ये लोग लूटपाट करते थे और 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा पिंडारियों के विरुद्ध सैनिक अभियान किया गया और पिंडारी लुटेरों के गिरोह को समाप्त कर दिया गया। इसको पिंडारियों का दमन के नाम से क्वेश्चन आता है। पिंडारी दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने 1817 में किया। अगला क्वेश्चन जो लॉर्ड हेस्टिंग से आता है काफी महत्वपूर्ण है। इसके पहले आप लोग को बताए थे भारत में अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन मराठे थे और लॉर्ड हेस्टिंग ने इन मराठों को पूर्णतः समाप्त करने के लिए मराठों से युद्ध किया। इस युद्ध को तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध कहा जाता है। आप लोगों को 2 मराठा युद्ध बता चुके। आप लोग को बताए थे पहला अंग्रेज मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग ने किया था 1775 से 1782 के बीच। फिर आज थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था 1802 में और तीसरा मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स कर रहा है जो 1816 से 1818 के बीच चलेगा। इस युद्ध में मराठों का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय युद्ध लड़ रहा है। इस युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग मराठों को पूर्णतः पराजित कर देगा। मराठों से एक संधि करेगा जिसको पूना की संधि कहा जाता है। पूना की संधि। और इस पूना की संधि द्वारा अंग्रेजों ने मराठों के पेशवा का पद समाप्त कर दिया। पेशवा का पद समाप्त। इस संधि द्वारा मराठा का सारा क्षेत्र अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और मराठों के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास बिठूर नामक एक स्थान था, वह स्थान रहने को दे दिया और उसे 8 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दिया। एक बार फिर सुन लें। पूना की संधि द्वारा मराठों के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास बिठूर नामक स्थान पर रहने की जगह दी गई अंग्रेजों द्वारा और 8 लाख रुपया सालाना पेंशन दिया गया। ये लॉर्ड हेस्टिंग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्वेश्चन इस रूप में आता भी है कि भारत में लॉर्ड हेस्टिंग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो वह था मराठों का पूर्ण सफाया, क्योंकि मराठे अब तक अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन थे और अपने इस दुश्मन को लॉर्ड हेस्टिंग ने पूर्णतः समाप्त कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग की अगली बात जाने हम लोग। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में मद्रास का एक गवर्नर था थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो उसने मद्रास के किसानों से टैक्स वसूल करने का एक नया फॉर्मूला लागू किया जिसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। आप लोगों को क्वेश्चन मिला होगा
भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने वाला व्यक्ति थॉमस मुनरो था और यह रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम 1820 में, रिपीट करें हम, 1820 में मद्रास में लागू किया थॉमस मुनरो ने। इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेज सीधे किसानों से टैक्स लेते थे। इसके पहले हम लोग कॉर्नवालिस के समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अस्थाई बंदोबस्ती टैक्स सिस्टम को पढ़ चुके हैं। वहां बताए थे आपको कि वहां पर अंग्रेज जमींदारों के माध्यम से किसानों से टैक्स वसूलवाते थे, किंतु रैयतवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेज सीधे रैयत से अर्थात किसान से टैक्स वसूल करते थे। इस फॉर्मूले का जनक थॉमस मुनरो था। 5 वर्षों बाद 1825 में रैयतवाड़ी व्यवस्था को बंबई के गवर्नर एल्फिंस्टन द्वारा बंबई में भी लागू किया गया। इस बात को फिर सुन लें, 1825 में बंबई के गवर्नर एल्फिंस्टन द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को बंबई में लागू किया गया। लॉर्ड हेस्टिंग, ये अगली बात जान ले हम लोग। लॉर्ड हेस्टिंग ने एक और महत्वपूर्ण काम किया था। उसने राजा राम मोहन राय, जो भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, उनकी एक पत्रिका थी संवाद कौमुदी, जो बांग्ला भाषा में छपती थी। लॉर्ड हेस्टिंग ने संवाद कौमुदी नामक इस समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया था और राजा राम मोहन राय ने इसका भारी विरोध किया और विरोध करने की वजह से ही वो इंग्लैंड गए। उस समय इंग्लैंड की सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़े न्यायालय का नाम था प्रीवी कोर्ट। राजा राम मोहन राय ने अपने समाचार पत्र को रोक लगाने के विरोध में प्रीवी कोर्ट में जाकर मुकदमा भी किया था। क्वेश्चन आता है, ये समाचार पत्र का नाम था संवाद कौमुदी और यह लॉर्ड हेस्टिंग ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड हेस्टिंग के बाद जो अगला गवर्नर जनरल है 1823 में, हुआ है लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट, इसका शासनकाल, लॉर्ड एमहर्स्ट का शासनकाल 1823 से लेकर 1828 तक होगा। इससे 2 प्रश्न पूछा जाता है। 2 प्रश्न। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय अंग्रेजों ने पहली बार बर्मा से युद्ध किया। बर्मा से, आपको पता है अब बर्मा का नाम म्यांमार है, यह भारत का पड़ोसी देश है। लॉर्ड एमहर्स्ट ने 1824 से 1826 के बीच बर्मा के साथ युद्ध किया था। अंग्रेज बर्मा से भी व्यापार, अंग्रेजों से व्यापार नहीं करना चाहता था, किंतु अंग्रेजों ने इस युद्ध में बर्मा को पराजित किया और बाद में 1826 में बाद में 1826 में बाद में 1826 में यंदाबू की संधि के द्वारा
यंदाबू की संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज बर्मा युद्ध समाप्त हो गया। एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन और आता है कि इस बर्मा युद्ध के समय भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसे बैरकपुर सिपाही विद्रोह कहा जाता है। बैरकपुर सिपाही विद्रोह। तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय ये 3-4 क्वेश्चन आता है। प्रथम अंग्रेज बर्मा युद्ध, फिर यंदाबू की संधि और फिर बैरकपुर सिपाही विद्रोह। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय